हे गाइस, वेलकम बैक इन फ्रेंच टेलीविजन। सेकंड पार्ट के अंदर हम बात करेंगे इसकी प्रशासनिक व्यवस्था और फ्रांस के अंदर बौद्धिक चेतना उगाने वाले चार व्यक्ति वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, रूसो और दिदरो तथा उनकी जो भी रचनाएं इन्होंने बनाई है या जो भी बुक्स इन्होंने लिखी है उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था से। प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था दो प्रकार से डिवाइड थी, जिसमें पहला था गवर्नमेंट और दूसरा था जनरली थे। दोनों ही प्रांत लेवल पर बनी हुई थी। गवर्नमेंट के अंदर हम देखें, गवर्नमेंट के अंदर कुल जो व्यक्ति थे उनकी संख्या 40 थी, जिनकी नियुक्ति राजा के द्वारा होती थी और ये राजा के समान ही निरंकुश थे। इन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था, जैसे ये डिसीजन लेते वैसे ही लिया जाता। प्रांत के अंदर जो व्यक्ति थे उनकी टोटल संख्या 34 थी। इनकी नियुक्ति भी राजा के द्वारा की जाती थी, लेकिन ये जो व्यक्ति थे कुछ बुजुर्गा वर्ग से थे। इन व्यक्तियों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता एतांता। उच्च बुजुर्गा वर्ग या जो मध्यम वर्ग था, इसी ने ही क्रांति पैदा की थी। इस मध्यम वर्ग के द्वारा पेरिस के अंदर जो राजा का महल था, वर्साई के राजमहल, उन्हें राष्ट्र की समाधि कहा जाता था। राष्ट्र की समाधि कहा जाता था। अब फ्रांस के अंदर धीरे धीरे इस मध्यम वर्ग के द्वारा जो क्रांति जगाई गई, ये बौद्धिक चेतना जो आई, इस बौद्धिक चेतना के लिए इन्होंने एक वर्ड का यूज किया जिसे हम कहते हैं फिलोजॉइस। इसे वर्ड को फ्रांस की क्रांति की आत्मा कहते हैं, बिकॉज मेन जो था वो बौद्धिक चेतना की वजह से ही फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। तो ये इसकी गवर्नमेंट और इसके प्रशासनिक व्यवस्था थी। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे मेन बौद्धिक चेतना जगाने वाले वोल्टेयर का टाइम पीरियड था 1694 से लेकर 1788। मूल नाम था फ्रांसवा मारी अरवा। इन्होंने चर्च को एक बदनाम चीज कहा। एक इनके द्वारा नारा या एक जो वाक्य था वो था, मैं 100 चूहों की बजाय एक सिंह का शासन श्रेष्ठ मानता हूं। वोल्टेयर ने ही सबसे पहले ये बौद्धिक चेतना जगाई थी, जिसकी वजह से लोग जागरूक हुए। तो वोल्टेयर को लोगों ने नाम दिया बौद्धिकता का देवता। बौद्धिकता का देवता। और इसे साथ ही साथ एक राजा की उपाधि भी देने लगे, तो इसे राजा वोल्टेयर भी कहने लगे। वोल्टेयर ही ऐसा व्यक्ति था जिसने इतिहास में दर्शन को स्थान दिया। इतिहास में दर्शन को स्थान दिया। वोल्टेयर के द्वारा जो प्रमुख रचनाएं थी उनमें से 3-4 प्रमुख हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पे जाते हैं। तो फर्स्ट वॉज होडाइक। यह एक दुखों से भरा हुआ नाटक था। नेक्स्ट है ट्रेटाइन ऑफ टोजरेंस। लुई 14 का युग। इडियस एंड फिलोसॉफिकल letters
ऑन द इंग्लिश। ये जो लास्ट की जो बुक या लेटर्स है इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। वोल्टेयर को क्या हुआ, जब उसने बौद्धिक चेतना जगाना शुरू किया तो राजा और जो अपर वर्ग के जो क्लर्जी थे उन्होंने क्या किया, इसे फ्रांस से निकलवा दिया। तो वोल्टेयर फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड चले गए। तो वहाँ इन्होंने ब्रिटिश समाज में रहे और इन्होंने उनके लिए कुछ बुक की रचना की ब्रिटिश समाज के लिए, जिसका नाम रखा फिलोसफिकल लेटर्स ऑन द इंग्लिश। इन्होंने चर्च के लिए भी कुछ नियम बनाए थे, जो कि चर्च के धर्माधिकारियों का संविधान बन गया, जिसे हम सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी भी कहते हैं, धर्माधिकारियों का संविधान। तो वोल्टेयर के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू था 1689 टू 1755। मॉन्टेस्क्यू का पूरा नाम चार्ल्स लुई मॉन्टेस्क्यू। यह संवैधानिक राजतंत्र को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या सही मानता था। इसे अकॉर्डिंग संविधान बना है, उसके अकॉर्डिंग ही अगर राजतंत्र को चलाया जाए तो वो सबसे सही है। और इसे बार बार कहा था कि सत्ता का पृथक्करण किया जाना चाहिए। खुद एक वकील थे, बाद में ये बोर्दो की पार्लियामेंट के न्यायाधीश बने। बोर्दो पार्लियामेंट यानी कि न्यायपालिका जो फ्रांस में होती थी उनको पार्लियामेंट बोलते थे। बोर्दो की पार्लियामेंट के न्यायाधीश भी ये बने। इन पर ब्रिटिश समाज और ब्रिटिश शासन पद्धति का गहरा प्रभाव था। इनकी बुक थी जिसमें सत्ता के पृथक्करण की इन्होंने बात की, द स्पिरिट्स ऑफ लॉ। एक दूसरी इनकी बुक थी जिसका नाम था पर्शियन लेटर्स। इस पर्शियन लेटर में इन्होंने फ्रांस के समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए बात कही थी। मोंटेस्क्यू के अनुसार जो शासन था वो 3 भाग में डिवाइड होना चाहिए था, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो ये हमारा मोंटेस्क्यू था। नेक्स्ट हमारा है रूसो, जो इम्पोर्टेंट भी है। रूसो का पूरा नाम था जॉन जेकब रूसो। इनका जन्म जेनेवा स्विट्जरलैंड में और फ्रांसीसी नागरिक थे। रूसो ही था जिसने समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा दिया। स्वतंत्रता, समानता व बंधुता का नारा दिया। इन्हें फ्रांसीसी क्रांति का मसीहा भी बोलते हैं। इन्होंने एक बुक रखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें इन्होंने इसकी स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात की थी। इन्होंने एक विचार दिए थे जिसमें कहा था कि मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन फिर भी वह चारों ओर से बेड़ियों से बंधा हुआ है। रॉब्सफियर जो एक क्रांतिकारी थे, इन्होंने कहा कि रूसो एक मसीहा है। रूसो को इन्होंने मसीहा बताया। इन्होंने 2-3 बुक्स लिखी थी जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट थी एमिलो या इसमें रूसो ने बच्चों को शिक्षा देने की बात कही और कहा कि प्रकृति की ओर लौटना चाहिए। एक और इनका उपन्यास था जिसका नाम था जिली। एक बुक स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, एंड लास्ट एक बुक है इनकी डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट एंड साइंस। इतना सब हमारे पास है रूसो के बारे में। बस एक छोटा सा और है ये हमारा लास्ट, वो है दिदरो। दिदरो के द्वारा जो लिखी गई थी 2 बुक्स थी, उनको हम डिस्कस करते हैं।
दिद्रो। इन्होंने लैम्बर्ट के साथ मिलकर एक एनसाइक्लोपीडिया की रचना की, और साथ ही साथ इन्होंने फिलोसॉफिकल थॉट की रचना की, जिसमें इन्होंने बुद्धि के इंपॉर्टेंस को बताया गया। तो इस प्रकार हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट के अंदर फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि आर्थिक व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।